हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ्स। आज जो बात कर रही है हमारे पास है जो उसका थर्ड चैप्टर है। इससे पहले तो मैंने चैप्टर नंबर सेकंड है और जो फर्स्ट है करवा चुका हूँ। ठीक, तो जो चैप्टर थर्ड में पास है यूनिट फर्स्ट का, उसका नाम है भाई टाइप ऑफ कंपनी। देखो, टाइप ऑफ कंपनी अगर मैं बात करूँ ना, तो दो तरह की कंपनी देखी जाती है इसमें। पहले को बोलते हैं भाई, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब है कंपनी बनी कैसे। ठीक, और दूसरा मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ठीक, मतलब कि जिन मेंबर के हिसाब से देखते हैं कि कंपनी किस तरह की है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं। मेरे पास है इससे इंट्रोडक्शन मेरा कुछ है नहीं। ठीक, इंट्रोडक्शन में बस इतना मतलब है कि हाँ भाई, हमारे पास कह रहा है कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी सेक्टर। बस तुम्हें इतना याद रख चलना है कि हाँ भाई, मेरे पास जो कंपनी होती है वो क्या होती है। एक कंपनी क्या होती है, मेरे पास एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और एक मेरे पास इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसको हम आईबीओ बोलते हैं। ठीक, अब सुनो भाई, हमारे पास जो उसमें जो पहला टॉपिक हमें पढ़ गया था ना, वो मेरे पास कौन सा है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप। ठीक है, हमें कहीं इन दोनों बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, पहले मैं बस कह रहा भाई मोड्स ऑफ क्रिएशन। देखो भाई, हमारे पास क्या होता है कि अगर मोड ऑफ क्रिएशन की बात करें, तो सबसे पहले जो मेरे पास आएगा वो आएगा भाई कि अगर कंपनी को बनाने की बात चलती है ना, ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये बाय रजिस्ट्रेशन होता है कोई सी भी कंपनी होती है, जब भी फॉर्म होती है, वो कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से होती है। ठीक है, मतलब कि बिना रजिस्ट्रेशन के तुम कंपनी बना नहीं सकते हो। ठीक, दूसरा मेरे पास जो पार्टनरशिप होती है, वो कैसे बनती है भाई, वो बनती है बाय एग्रीमेंट। मतलब ये जो है ना, बिना एग्रीमेंट ये बन नहीं सकती। ठीक, एक एग्रीमेंट होगा तभी तुम कंपनी बना पाओगे, अदरवाइज कंपनी नहीं, जो पार्टनरशिप है तभी बना पाओगे। सिंपल सा लॉजिक ये है, कंपनी को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और जो पार्टनरशिप है इसको बनाने के लिए सिर्फ एक एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा भाई, लीगल स्टैट्यूट, इसका मतलब भाई लीगल फॉर्म, लीगल रूप। ठीक है, मतलब किसका लीगल रूप है, किसका नहीं है। तो अगर कंपनी की बात करें ठीक है, तो भाई उसमें क्या है कि लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर। भाई इसमें क्या होता है, लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, जो कंपनी हो गया लीगल एंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक, और भाई अगले पास परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि मेंबर के आने पे और जाने पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके पास एक कॉमन सील भी होती है, मतलब कि ना इसका खुद का सिग्नेचर होता है। जो कंपनी है, ठीक, उसका खुद का लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, लीगल स्टेटस होता है। लेकिन जो फर्म है, ठीक है, इसमें क्या है, हमेशा सिर्फ फर्म और जो पार्टनर सिर्फ इनके बीच में रिलेशन होता है और कोई दिक्कत पड़ती नहीं है तो तीसरी बात करते हुए मेरे पास हो गया लायबिलिटी के बारे में। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखे चलना है कि भाई जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, लिमिटेड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हमेशा हमेशा क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ भाई पार्टनरशिप के बारे में, ठीक, अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करूँ, इसमें क्या होता है, जो पार्टनर है उनकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड होती है। ठीक, जितने भी पार्टनर है ना, उन सबको मिलकर जितनी भी लायबिलिटी वो सारी सारी पे करनी होती है। तो अगली बात करते हैं ऑथोरिटी, इसका मतलब पावर वगैरह इसके पास होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि डाइवर्स फोर्स। ठीक है, डाइवर्स फोर्स बिटवीन, हाँ भाई इसमें कह रहे हैं कि डाइवर्स बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब कि यहाँ पे ऑनरशिप अलग होती है। ठीक है, ऑनरशिप यहाँ पे अलग होती है और जो मैनेजमेंट है वो क्या अलग होता है। ठीक है, इस बात को मैं उससे याद रखे चलना है। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें क्या होता है, राइट टू शेयर मैनेजमेंट। भाई जो मैनेजमेंट है उसको शेयर कर लेते हैं। ठीक, मतलब कि जो पार्टनर होते हैं ना, वो कहेगी सारा सारा काम खुद ही करते हैं, यानी कि अलग से लेके आ रहे हैं। तो राइट टू शेयर मैनेजमेंट, ठीक, कॉमन ओनरशिप होती है इसमें। मतलब जितने भी जो मेंबर है, जितने भी जो पार्टनर है, वो सारे के सारे इसके एक तरीके से मान लो ऑनर होते हैं। और भाई अगली बात करें एंड एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और जितने भी जो पार्टनर है वही सारे सारे इनके मैनेजमेंट में होते हैं और भाई इसके बीच में क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या भाई, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे सारे एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ गलत काम किया ना, तो जो जितने पार्टनर है उन सबको, मतलब जो सजा मिलेगी तो उन सबको मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी एक जने को सजा मिलेगी, सजा सबको मिलती है बराबर। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर के बारे में। ठीक, तो भाई पब्लिक कंपनी में फ्रीली कर सकते हैं। जो पब्लिक कंपनी है उसमें हम फ्रीली शेयर को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, ठीक, प्राइवेट कंपनी के हम शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और भाई इसमें बात करें, इसमें ऑर्डिनरली नो राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय पार्टनर। ठीक, लिमिटेड। देखो इसमें क्या होता है एक जो पार्टनर है उसको अपना शेयर ट्रांसफर करने का हक नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, वो ना एक लिमिटेड सिर्फ शेयर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब कि ना एक हद तक सिर्फ ट्रांसफर करेगा, उसके आगे नहीं कर सकता। जैसे तुम इसका एग्जांपल समझ लो, भाई दो तीन पार्टनर है, ठीक है, एबीसी तीन पार्टनर है। ठीक है, और उसमें से क्या है भाई, सी चाहता है कि अपने बेटे को भी फॉर्म में ले ले, हाँ तो इस तरीके से ले सकता है वो। ठीक है, भाई अगली बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर के बारे में। तो नंबर ऑफ मेंबर सिंपल से इसमें लॉजिक ये है कि भाई अगर मेरे पास प्राइवेट कंपनी हुई तो प्राइवेट कंपनी में दो दो मेंबर चाहिए। ठीक, मतलब मिनिमम दो नंबर, और जो मैक्सिमम इसमें क्या, 200 हो सकते हैं। ठीक है, और भाई अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, अगर पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ, ठीक है, तो भाई पब्लिक कंपनी के अंदर जो मिनिमम मेंबर है, ठीक है, वो होते हैं 7। मिनिमम कितने होते हैं इसमें, 7 होते हैं। और जो दूसरी बात कर दूं मैं,
इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड, तुम जितने ला सकते हो उतने लेके आ जाओ, ठीक। और भाई इसमें बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भाई 100 होने चाहिए, ठीक। और लेकिन ना अब जो नया लॉ है उसके हिसाब से 50 होने चाहिए इसमें, ठीक है, लेकिन तुम्हें 100 याद रख के चलना है। और अगली बात कर रही है रिसोर्सेज, तो यहाँ पे बात कर रही है जो पैसा वगैरह लाते हैं कहाँ से, ठीक है, इससे पैसा जो पब्लिक से लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या जो पार्टनर अपने पर्सनल रिसोर्सेज जो इनके पास जो खुद का पैसा पड़ा होता है उसका यूज करते हैं, ठीक। इसमें तो भाई पब्लिक से फंड वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं पब्लिक से फंड वगैरह अरेंज करते हैं, ठीक है, तो मतलब इक्विटी शेयर को इशू कर दिया, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर को इशू कर दिया, इस तरीके से ये पब्लिक से पैसा लेते हैं। भाई अगली बात करते हैं वो है कि लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, तो भाई सिंपल सा लॉजिक ये कि बोले तो जो मेरे पास कंपनी है, ठीक है, कह रही कि स्टैट्यूटरी बुक्स हैव टू बी मेंटेन, ठीक, इसमें देखो सिंपल सी बात याद रख चलना, इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हैं और इसमें कोई सी भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, ठीक, इसमें लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है। वही अगली बात करते हैं कंडक्ट ऑफ अफेयर्स, इसका मतलब है कि भाई जितने भी जो काम वगैरह वो कौन कौन करेगा, तो कह रहे कि अफेयर ऑफ द कंपनी कंडक्टेड एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, इसमें जितने भी काम होंगे वो सारे सारे कौन करेगा भाई कंपनीज एक्ट के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या होता है भाई पार्टनरशिप में कैरी एनी बिजनेस एज द डिसाइड सो लॉन्ग इट इज नॉट इलीगल, देखो भाई यहाँ पे क्या है कि ना कोई सा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक, बस वो इलीगल ही होना चाहिए, ठीक है, बस वो इलीगल ना हो वरना कोई सा बिजनेस कर सकते हो। और अगली बात है भाई जर्नल पावर के बारे में, तो भाई इसमें क्या है कि मेमोरेंडम, देखो एक इसको बोलते हैं कंपनी के ना लॉ वगैरह होते हैं मेमोरेंडम, ठीक है, तो मेरे पास होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये डिसाइड करता है भाई कितनी पावर है कितनी पावर नहीं है। दूसरी बात करते हैं इजी टू चेंज एग्रीमेंट, ठीक है, एंड सो ऑल द पावर ऑफ द पार्टनर, देखो भाई इसमें ऐसा है ना कि कह रहा है इजी टू चेंज द एग्रीमेंट एंड सो ऑल्सो द पावर ऑफ द पार्टनर, इसमें भी जो पावर वगैरह वो कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती कि यहाँ पे पावर चेंज नहीं कर पाओगे, इसमें हमेशा कभी कर सकते हैं। अगली बात होता है डिसोल्यूशन, देखो भाई नॉर्मल सी अगर बात बोल देना जो कंपनी है, ठीक, कंपनी में डिसोल्यूशन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें क्या होता है हमेशा प्रोविजन ऑफ लॉ, इसमें कैसे होता है पार्टनरशिप के अंदर या तो बाय एग्रीमेंट होगा, ठीक है, पहले क्या होगा कैसा होगा या तो बाय एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर मान लो कि बाय कोर्ट, ठीक, कोर्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो। फिर अगली बात है भाई डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, अगर कोई पार्टनर मान लो कि तीन पार्टनर तीनों मर जाए मान लो, ठीक है, तो हो जाएगा। फिर मान लो कि तीन पार्टनर तीन में से दो मर जाए तो एक बंदा जो है ना पार्टनरशिप चला नहीं सकता, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले पे अब मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पे देखेंगे कि कंपनी किस प्रकार से होती है। पहले बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, लेकिन भाई हम इस पे पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई अगर मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस से बात करें ना तो भाई कंपनी को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है, पहले बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, दूसरे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी और तीसरे को बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी, ठीक है। तो भाई रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, तो देखो कह रहा है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट लॉ इज नोन एज रजिस्टर्ड कंपनी। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई सी भी कंपनी अगर कोई सी भी कंपनी है अगर वो इंडियन मतलब जो इंडियन मान लो जो इंडिया का जो कंपनी लॉ है या फिर इंडिया का जो कंपनी एक्ट है अगर उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है तो उसको बोल देंगे रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, जैसे ठीक। भाई और मेरे पास अगला क्या है कि इसी के अंदर तो अगली बात आती है रजिस्टर्ड फॉर द कंपनी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। भाई जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। भाई तीनों में से पहले मेरे पास इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप की ऐसी कंपनी होती है जिसमें ना जो इनके जो मेंबर है, ठीक है, या फिर जो इनके जो इनके शेयर होल्डर है उनकी जो लायबिलिटी होती है जितना मान लो कि से क्या नहीं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है मतलब कि जितना उनका अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतनी उनकी लायबिलिटी होगी। सपोज करो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई मान लो एक बंदा है, ठीक, उसने क्या किया उसने 10,000 रुपए का उसने 10,000 रुपए शेयर खरीदे, ठीक, 10,000 रुपए के शेयर में से उसने 8,000 रुपए की पेमेंट कर दी, ठीक। अब उसे कितने रुपए और देने 2,000 रुपए, तो इसका मतलब उसके ऊपर सिर्फ 2,000 रुपए की लायबिलिटी उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं है, ठीक। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरे को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें जिस मेंबर ने जितने गारंटी दी है सिर्फ उतने ही अमाउंट को पे करेगा उससे आगे अमाउंट पे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 21 of Companies Act 2013, where the liability of the member of the company is limited by its memorandum of association to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा भाई कि मेंबर ने जितने की गारंटी दी ना वो, ठीक, और कब इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, और भाई ये गारंटी तभी देगा, ये गारंटी वाले पैसे तभी देगा
जब जो कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है, जब कंपनी बंद हो रही होगी, ठीक है, इससे पहले वो पैसा नहीं देगा ये वाला। भाई अगली बात करते हैं कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई ये मेरे पास एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक। भाई अगली बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है। देखो एक तरीके से ना जो भी बैंक वगैरह होगा, ठीक है, बैंक हो गया या फिर मान लो कि जितने भी बैंक वगैरह ना, ठीक है, वो सारे सारे के इसी के अंदर आते हैं। तो ये देखो इसमें सिंपल सी बात क्या बोलेंगे, करेगी देर आर कंपनी, ठीक है, देर आर कंपनी विच आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो भाई वो सारे सारे कंपनी जिसको स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया गया, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। या तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या फिर उसको स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, उससे क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। इतने ज्यादा चलो मैं इसका एग्जांपल वगैरह देख लूं, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लो कि मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ गया, ठीक। ये सारे सारे भाई इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको याद रखे चलना। अगली बात करते हैं चार्टर्ड कंपनी। तो भाई चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो कंपनी विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्रांट ऑफ द चार्टर बाय क्राउन एंड विच इज रेगुलेटेड बाय द चार्टर इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। देखो भाई क्या होता है ना, चार्टर्ड का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक लोगों ने खोला है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खोल दिया, ठीक है, या फिर मान लो सीए ने खोल दिया, सीएस ने खोल दिया। मैं कह रहा हूँ चलो कि भाई एक ना मान लो किसी एक स्पेसिफिक चार्टर्ड ने खोला है, जैसे इसका एग्जांपल मान लो कि करेगी ईस्ट इंडिया ऑफ ऑफ करेगी, हाँ, ईस्ट इंडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला मतलब इसको बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो किसी एक चार्टर्ड ने खोली होती है, मतलब किसी चार्टर का मतलब है किसी एक बॉडी कॉर्पोरेट ने खोली, किसी एक अथॉरिटी ने खोली है, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं बस है कि डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड एंड द पार्टनरशिप। तो भाई ये तो मैं सिंपल सा वैसे बता चुका हूँ, ठीक। तो भाई हम अगले पे आते हैं, मेरे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है भाई। नंबर ऑफ मेंबर के बेस पे देखते हैं कंपनी कितने टाइप की हो सकती है। तो पहले को बोलते हैं, देखो वैसे बता चुका मैं तुम्हें, एक होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है। उस पब्लिक कंपनी क्या होती है भाई, जिसमें मिनिमम नंबर जो मिनिमम मेंबर है 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक। प्राइवेट कंपनी क्या होती है भाई, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है अगर जिसकी सिंपल सी बात बात बोले तो भाई वो सारी सारी कंपनी जिनके मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, ठीक है, और जो मैक्सिमम वो 200 तक पहुंचते हैं। तो भाई अगली बात है स्मॉल कंपनी। देखो भाई स्मॉल कंपनी में 2 डेफिनेशन, तुम्हारी सारी जो बुक है इस बुक में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, फिर बताऊंगा मैं क्या होता है। देखो जिसमें ना इसका जो मेरे पास क्या है कि जो एक तरीके से मान लो जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, वो 40 लाख होना चाहिए, ठीक है। और जो मेरे पास है कि इसका उसको बोलते हैं टर्नओवर, ठीक है, जो टर्नओवर पिछले साल का वो 4 करोड़ से पार नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि 40 लाख और 4 करोड़ होना चाहिए। जो शेयर कैपिटल है उसका 40 लाख और मेरे पास जो उसका टर्नओवर होगा 4 करोड़ पार नहीं करना चाहिए, उसे बोलते हैं स्मॉल कंपनी। अगले बोलते हैं भाई 1% कंपनी जिसमें भाई एक बंदा मेंबर होता है। तो चलो सबको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई बात करते हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है, ठीक। तो भाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भाई देखो पहले ये तो जोक वाली बात होगी, ठीक है, कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ठीक। लेकिन इसमें वाली बात लिखनी होती है, ठीक। हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, ठीक। भाई इसका जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 लाख होना चाहिए। और सच हायर पेड अप कैपिटल एस में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है भाई। इससे एक्स्ट्रा जो बनता है वो भी हो सकता है, ठीक है। जो एक्ट में लिखा होगा ना, हमारे जो हमारा जो मेमोरेंडम है उसमें लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। अगली बात करते हैं भाई हैज 7 और मोर मेंबर। भाई इसमें क्या है, मिनिमम नंबर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो 7 होते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और भाई अगली बात करते हैं जो मेरे पास ये जो कंपनी होती है, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक। जो यहाँ पे क्या जो कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, ये लोगों से मतलब पब्लिक से पैसा ले सकती है, ठीक है। भाई दूसरी बात करते हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। यहाँ पे भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कितने भी मेंबर बढ़ा सकते हो। ये सारी सारी बात हो गई इन्वेस्टर्स की भाई, और उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। देखो अगर आसान सी भाषा बोल जाए भाई कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है, ठीक, भाई जिसका क्या है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। और दूसरी बात करें, और भाई हमारे पास क्या है अगली चीज, रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। भाई जो शेयर्स वगैरह है उसको ट्रांसफर करने से रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब कि रोकती है। तो दिस रिस्ट्रिक्शन इज बेसिकली टू प्रिजर्व द प्राइवेट चार्टर, ठीक है, प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ कंपनी। इसका मतलब भाई सिंपल सा है कि रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जाती है ताकि जो उनकी प्राइवेट चीज है वो प्राइवेट ही रहे, ठीक है। अगली बात करें भाई इसमें जो मेरे पास मैक्सिमम नंबर है 200 है, ठीक। जो प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, और 1% कंपनी को छोड़ के, ठीक है भाई, जो 1% कंपनी है इस कंपनी को छोड़ के, ठीक है।
भाई अगली बात है प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन। भाई ये कभी पब्लिक से पैसों की डिमांड नहीं कर सकती, कभी ये नहीं बोल सकती कि पब्लिक तुम पैसा ले आओ, ठीक, हम तुम्हें क्या अपना मेंबर बना देंगे, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं हमारे पास जो है ये रहा, भाई एग्जाम्पशन एंजॉय बाय प्राइवेट कंपनी। भाई ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटी है, ठीक है, जो क्या प्राइवेट कंपनी एंजॉय करती है, जिन मतलब कि प्राइवेट कंपनी के ऐसे कौन कौन से फायदे हैं। भाई पहले वैसे मेंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो मेंबर के बारे में क्या है, अब प्राइवेट कंपनी कैन फॉर्म ओनली विद टू पीपल। भाई जो प्राइवेट कंपनी है वो दो लोग मिलकर आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। भाई अगली बात करते हैं प्रोस्पेक्टस। भाई देखो प्राइवेट कंपनी को ना कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। जिस तरीके से पब्लिक कंपनी को जनता से अगर पैसा लेना है तो जनता से पैसे लेने के उन्हें क्या प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो वैसे जो प्राइवेट कंपनी है उसे कभी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। भाई नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पशन रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। भाई अगर शेयर कैपिटल के मामले में इन्हें छूट मिलती है, कैसे भाई, कह रहा प्राइवेट कंपनी कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द परचेज ऑफ ए सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स ऑन शेयर और इट्स होल्डिंग कंपनी। देखो भाई जो मेरे पास ये जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी का सबसे बड़ा फायदा होता है ये अपने खुद के शेयर खरीद सकते हैं, ठीक। जिस तरीके से जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के अगर मिनिमम जो पेड अप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब नहीं हुआ होता तो क्या करते हैं वो क्या करता है भाई, जो अंडर राइटर है उनको कुछ पैसे देकर फिजाई करते हैं ना। देखो हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई जब भी एक कोई जो कंपनी है, ठीक, वो अपने शेयर इशू कर रही है तो शेयर इशू करते वक्त अगर उसका 90% तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेगा भाई, 90 अगर उसका 90% तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है उस केस में एक चीज करता है कि भाई वो जो अंडर राइटर है उसको हायर करता है, अंडर राइटर उसका शेयर खरीदता है, उसके बदले उसको बाद में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई वो कभी मतलब वो अपने शेयर खुद खरीद सकता है, ठीक है। भाई नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पशन रिगार्डिंग डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर जो डायरेक्टर है उसको लेकर क्या क्या उन्हें बेनिफिट मिले हुए हैं। तो भाई अ प्राइवेट कंपनी में हैव टू डायरेक्टर। भाई इनके दो डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम। प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट। भाई किसी अलग से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चाहे तो खुद भी डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। और भाई अगला है पास है डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन। भाई देखो इसका मतलब है कि जो जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर को ना मतलब कि रोटेशन के थ्रू रिटायर नहीं कर सकते हैं। अगला है पास है भाई कि पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, तो कह रहे हैं कि पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है, विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। इसका मतलब भाई जिस तरीके से पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था, पब्लिक कंपनी के अंदर कभी प्राइवेट कंपनी में ऐसा कभी नहीं। देखो पब्लिक कंपनी की जब भी बात करते हैं ना, अगर मुझे वहाँ पे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, जो स्पेशल रिजोल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास पास करना जरूरी है। लेकिन भाई अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई एग्जाम्पशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो भाई कह रहे हैं कि द रिस्ट्रिक्शन एज टू maximum number of companies, ठीक है, of which a member may be appointed as director is 20 in case of private company। देखो भाई मेरे पास क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में एक जो बंदा है, ठीक, वो 20 कंपनी का डायरेक्टर एक साथ बन सकता है। लेकिन यही चीज मेरे पास जो पब्लिक कंपनी की बात करें वो सिर्फ 10 में बन सकता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में कितना बन सकता है भाई, 10 का बन पाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पशन रिगार्डिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ठीक। भाई अपना मान लो कि किसी रेम्युनरेशन की सैलरी कमीशन इन सब की बात चल रही है तो उसमें क्या प्रोविजन है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग फिक्सिंग और इंक्रीजिंग द रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल ऑफ कंपनी आर नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। भाई अब ऐसा है ना कि जिस तरीके से ना पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मैनेजर ना अपनी कमीशन की डिमांड कर सकता है, ठीक है, फिर वो अपनी सैलरी की डिमांड कर सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये एप्लीकेबल नहीं होता। फिर अगली बात करते हैं ऑडिट कमेटी के बारे में। तो अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड। देखो भाई पब्लिक कंपनी के अंदर ना हमेशा उनके पास एक ऑडिट कमेटी होती है, ठीक है, उसमें हमेशा ऑडिट कमेटी होगी, ठीक। बिना ऑडिट कंपनी का कंपनी का वो काम बिना ऑडिट कमेटी के वो जो पब्लिक कंपनी है कभी काम ही नहीं कर सकती, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है आराम से कर सकती है काम, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेरे पास है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। भाई हमारे पास होता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको पब्लिक में चेंज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। भाई देखो सबसे पहला भाई इसमें तीन मोड है। पहला कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट, ठीक, या तो किसी
पहले बस क्या है कि ना कंपनी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिस वजह से ना उसको कन्वर्ट करना पड़ा है। दूसरा भाई कन्वर्जन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, भाई लॉ ने किसी वजह से इसको कन्वर्ट कर दिया। तीसरा भाई कन्वर्जन बाय चॉइस, भाई अपने पसंद से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे भाई प्राइवेट कंपनी को किस तरीके से पब्लिक कंपनी में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई जो मेरा प्रोसीजर है वो क्या, पहला पहला कॉलिंग बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सबसे जो पहला प्रोसेस होगा भाई बोर्ड मीटिंग बुलाना जरूरी है जब भी हमें अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में करना है तो, ठीक है। और बिना इसके भाई इसमें क्या होता है कि इसमें देखो और होता क्या क्या करेंगे, नोटिस शैल बी इशू विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एजेंडा ऑफ दिस बोर्ड मीटिंग आर, भाई इस ये जो बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, इस बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या क्या होगा, इसका एजेंडा क्या होगा। पहला पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, पहला भाई क्या होगा जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा टू गेट अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, ठीक है, बाय अल्टरिंग एओए, ठीक है। मतलब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज करके, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करके हम क्या करेंगे भाई जो डायरेक्टर वगैरह है, ठीक है, उन सबकी परमिशन लेकर उसके बाद हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में चेंज करते हैं, ठीक। दूसरा भाई मेरे पास टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, भाई जो शेयर होल्डर है, ठीक, उनका अप्रूवल लेना भी जरूरी है। अगली बात करते हैं भाई उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 टू अप्रूव नोटिस ऑफ ईजीएम, मतलब बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, along with the agenda and explanatory statement to be annexed in the notice of general meeting। देखो भाई एक ना नोटिस देना पड़ता है, ठीक, एक नोटिस देना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग के अंदर कि भाई हम जो है कंपनी को ना प्राइवेट से पब्लिक में चेंज कर रहे हैं। अगली बात तो भाई इशू ऑफ ईजीएम नोटिस, ठीक है, जो ईजीएम है, ठीक है, जिसको अच्छा मेरे पास ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ठीक है, वो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक। तो भाई जो मेरे पास कहेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसको कंडक्ट कराना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगली बात होता है होल्डिंग ऑफ ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, ये वही होना जरूरी है, ठीक है, जो ईजीएम है इसका होना काफी ज्यादा जरूरी है। बिना इसके तुम प्राइवेट को पब्लिक में चेंज नहीं कर सकते। भाई फिर उसके बाद करते हैं हम आरओसी फॉर्म फिलिंग, ठीक है। भाई हम क्या करते हैं आरओसी के पास ना फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हमें करना क्या करना पड़ता है भाई, वहां पे हमें ना फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। अब सुनो, तो कह रही आरओसी फॉर्म फिलिंग, कह रहा फ्यू ई फॉर्म विल बी फिल्ड विद अ कंसर्न एट अ डिफरेंट स्टेज, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे मतलब ना कुछ जो फॉर्म वगैरह वो फिल करने होते हैं, ठीक है, बिना फॉर्म के फिल करें जो भी काम चलता नहीं है, ठीक है। भाई नेक्स्ट, भाई फॉर्म कौन सा है, पहले बोलते हैं एमजीटी 14 है, ठीक है, एमजीटी 14 फॉर्म फिल करना होता है, ठीक। और उसके बाद ना इसको क्या है कि हमें फाइल कराना होता है विद आरओसी विद इन 30 डे, भाई 30 दिन के अंदर ना हमें से आरओसी के पास मतलब कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास सबमिट कराना होता है, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ ई फॉर्म एमजीटी 14, भाई जो भी हमने जो ई फॉर्म जो फिल किया है, ठीक, उसको एम मतलब कि एमजीटी 14 के साथ अटैच करना काफी जरूरी है, ठीक। अगर अटैच नहीं करोगे तो दिक्कत आती है। अगली बात करते हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ ए स्पेशल रिजोल्यूशन, भाई जो स्पेशल रिजोल्यूशन है, ठीक, उसके सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मतलब एक ना रखनी होती है। अगली बात करते हैं भाई हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसमें बदलाव करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिना इसके बदलाव के काम चलता नहीं है। फिर भी जो हम अगला फॉर्म भरते हैं INC 27, ठीक है, इस फॉर्म को भरना भी जरूरी होता है, ठीक है, बिना इसके तुम प्राइवेट को पब्लिक में चेंज नहीं कर पाओगे। भाई इसका जस्ट अपोजिट है मेरे पास, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अगर देखो तुम्हें भाई ऊपर वाला समझ आ गया ना तो नीचे वाला आराम से समझ पाओगे, ठीक। अच्छा इसमें ना एक बात और देख लेना कि क्या क्या बात पड़ती है। देखो जैसे स्टेप पे पहले बोर्ड मीटिंग बिठानी होती है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में सारी सारी बातें होती है भाई तुम इसको क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक, इसके पीछे क्या रीजन है। फिर अगली बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी का, ठीक है, उसको बुलाया जाता है। जैसे मान लो कि द कंपनी सेल ऑथराइज्ड एनी रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी फॉर कन्वर्जन प्रोसीजर। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है किसी एक ना रिप्रेजेंटेटिव को हमें बिठाना होता है, जिस वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलेगा भाई कि हाँ ये मेरी नजरों में हुआ है, और ये कोई ना ये कोई मान लो कि या तो ऑथराइज्ड बॉडी हो सकती है, ठीक, CA, CS, CMA कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कह रहे कि वन ट्रू कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ एनी प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द रीजनल डायरेक्टर। मतलब सिंपल सा लॉजिक वही है जो मैंने बताया, ठीक है। भाई कंपनी को ना हमें एक तरीके से अलग लेके चलना होता है थोड़ा सा। अगली बात है भाई जनरल मीटिंग के बारे में, ठीक है, जनरल मीटिंग क्या बोलती है, डिसीजन ऑन कन्वर्जन ऑफ द कंपनी सेल
टेक प्लेस इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। तो भाई ये हमसे बोल रहा है कि डिसीजन ऑन कन्वर्जन, ठीक है, फिर डिसीजन ऑन कन्वर्जन ऑफ द कंपनी शैल टेक प्लेस इन द जनरल मीटिंग। भाई जो भी हमने डिसीजन लिया है वो सारा सारा जनरल मीटिंग के अंदर ही होता है, उससे बाहर कभी नहीं जाता, ठीक। और भाई उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है ई फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। और भाई काफी ज्यादा नेसेसरी, कहता नेसेसरी ई फॉर्म शुड बी फाइल्ड रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी, ठीक है। भाई हमें क्या है कि जो भी ई फॉर्म भरने हैं वो सारे सारे फॉर्म भर देने होते हैं, बिना अगर तुम ई फॉर्म भरे करते हो तो तुम्हें आगे जाके दिक्कत आती है। नेक्स्ट भाई जो जो नेक्स्ट के पास बात है वो एप्लीकेशन, भाई किस चीज का एप्लीकेशन है वो बात करते हैं। तो कह रहे थे नेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन सेट बी shall be drafted and submitted before the regional director and the application has to be filed within 60 days after passing resolution। देखो भाई जब तुमने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि अब जो है भाई हम अपनी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में चेंज कर रहे हैं, तो तुम्हें एक एप्लीकेशन ना जो देना होता है, जो बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर से पहले पहले देना होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से मान लो रीजनल डायरेक्टर को देना होता है, ठीक है, विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक। उसके बाद भाई नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर, डेटर होल्डर नीड टू बी एनेक्स्ड विद द एप्लीकेशन। भाई और जो जो मैं एप्लीकेशन दूंगा, जो एप्लीकेशन में ऊपर लिख के दूंगा, इस एप्लीकेशन में जो जो मेरे क्रेडिटर है, जो जो मेरे डेटर है, इन सबका मैं इसमें क्या नाम लिख के दूंगा भाई कि ये मेरे क्रेडिटर है, ये सब मेरे डेटर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं फॉर्म INC 25A इसको फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अप्रूवल। भाई देखो हमारे पास क्या फिर जाके ना हम वेट करते हैं भाई कि हमारे पास कब ऑर्डर आ जाएगा। इफ नो ऑर्डर ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन और सबमिशन हैज बीन पास बाय RD, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाँ अभी पता लगा था मैंने, ये है RD, हाँ भाई जिसको बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर। अगर जो रीजनल डायरेक्टर के थ्रू ना कोई भी देखो ना तो अप्रूवल आया ना रिजेक्शन आया, ठीक है, और या फिर मान लो ना सबमिशन, इन तीनों में से कुछ भी नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे भाई कि सबसे पहले इसका होना काफी जरूरी है, वरना बिना इसके ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हैज बीन पास बाय द RD शैल कंडक्ट हियरिंग इन 30 डे। भाई अगर कुछ भी नहीं होता तो 30 दिन के अंदर दोबारा से मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक। तो ये सारा सारा प्रोसेस हमारे पास अभी कि किस तरीके से हम किसी भी एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात भाई स्मॉल कंपनी क्या होती है, तो सिंपल सा इसका लॉजिक है स्मॉल कंपनी का, ठीक है। तो भाई पहला स्मॉल कंपनी का भाई मतलब एक ऐसी कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी मींस कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। क्या होती है भाई पब्लिक कंपनी से अलग होती है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, ठीक है, जिसका क्या है जो पेड कैपिटल है वो 50 लाख से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं भाई और जो उसका अच्छा और ये जो है ना मतलब कि 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात करते हैं जो टर्नओवर है, ठीक है, एज पर द जो प्रीवियस मतलब क्या ना इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, भाई पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से इनका जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस और सच हाई। देखो भाई 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए से लेकर वो क्या हमेशा 100 करोड़ एक मतलब 100 करोड़ के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो भाई उसके बाद एक चीज और बोला कि प्रोवाइडेड दैट कोई सी पब्लिक कंपनी, ठीक है, कोई सी भी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गॉन बाय स्पेशल एक्ट, ठीक है, मतलब किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनी कंपनी, ये सारी सारी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है, ठीक है। भाई नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ स्मॉल कंपनी। भाई पहली बात ये मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी होती है, इसका पहला साइलेंट फीचर है ये, ठीक। दूसरा है विद टाइप ऑफ कंपनी, भाई कह रहा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी, इसको चैरिटेबल कंपनी बोलते हैं, सेक्सेट कंपनी एंड कंपनी गॉन बाय स्पेशल एक्ट, ठीक है, ऐसी कोई सी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है, ये सारी की सारी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, कह रहे कैन नॉट बी क्लासिफाइड और मेंशन एज ए स्मॉल कंपनी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं भाई स्टेटस ऑफ कंपनी। भाई तो कंपनी का क्या क्या स्टेटस है, ठीक, क्या कहते हैं द स्टेटस ऑफ कंपनी में चेंज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। देखो अब ऐसा है ना कि अगर कंपनी का जो ऊपर कंडीशन मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, ये जो कंडीशन बताया ना मैंने कि जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए, टर्नओवर इनका क्या भाई 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये बदलता है तो भाई कंपनी का स्टेटस अपने आप बदल जाता है। इन केस ऑफ ए ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ बिजनेस, व्हेन देयर इज ए ग्रेजुअल ग्रोथ इन अ बिजनेस, इफ कंपनी क्रॉसेस एनी ऑफ थ्रेशोल्ड प्रोवाइडेड, जो ऊपर मैंने जो लिमिट तुम्हें बताई है अगर उसको क्रॉस करता है, इधर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर दोनों में से कुछ भी क्रॉस करता है, then the company shall have to give
its status of a small company and all benefit granted for such company। देखो भाई ऐसा है, अगर जो जो मेरे पास ग्रोथ है अगर एक ही साल के अंदर बहुत ज्यादा हो गई, ठीक, तो हम क्या करते हैं उसको स्मॉल कंपनी का ही स्टेटस देके चलते हैं, ठीक। फिर भाई अगली बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग स्मॉल कंपनी। भाई जो ऊपर मैंने बात बताई ना कि कौन कौन से क्राइटेरिया है, ठीक, तो वही सारे क्राइटेरिया लिख देना कि भाई जो यहाँ पे देखो कह रहा है कि प्रीवियसली फॉर क्वालिफाइंग एज ए स्मॉल कंपनी इट इज इनफ टू फुलफिल वन क्राइटेरिया विच इज मेंशन इन द डेफिनेशन। ठीक है भाई, जो मैंने डेफिनेशन में तुम बताया ना ऊपर कि भाई ये फुलफिल होना चाहिए, कौन कौन सा ये चीज, ठीक है, ये चीज फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, तो हम उसको स्मॉल कंपनी बोल ही नहीं पाएंगे कभी भी। भाई नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन एंड एग्जाम्पशन फॉर स्मॉल कंपनी। भाई स्मॉल कंपनी के फायदे क्या है, ठीक, तो सिंपल सी बात है, कह रही है कि साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो इसमें एक लॉजिक है, कह रहे कंपनी सेक्रेटरी कैन गिव, हाँ भाई, कैन गिव साइन द एनुअल रिटर्न ऑफ स्मॉल कंपनी, ठीक है, अलोन। भाई एक जो मेरे पास क्या है कि जो कंपनी होती है वो अपने आप को अकेले भी स्मॉल कंपनी बता सकती है, बट इन केस देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी देन इट इज साइंड बाय द सिंगल डायरेक्टर। देखो, या तो जो कंपनी का सेक्रेटरी है, जो कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस है, ठीक, वो भाई उसके मतलब कि वो साइन कर सकता है। अगर वो नहीं है तो भाई हमारे पास जो सिंगल जो डायरेक्टर है, ठीक है, जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी है वो भी साइन कर सकता है उसके ऊपर, ठीक, एनुअल रिटर्न के ऊपर। अगली बात है बोर्ड मीटिंग, ठीक है, तो भाई इसमें कह रहा है कि small company hold only two meeting, ठीक है, one meeting may be held in the first 6 months of the calendar year, ठीक है, and the next another 6 months, minimum gap between the companies 90 days। देखो भाई यहाँ पे करने की, जब वो इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, तो उसके स्टार्टिंग के 6 महीने में और फिर 6 महीने बाद, तो 6 6 महीने में कर सकते हो। लेकिन जो सबसे जो कम जो गैप है मतलब कि 90 दिन का गैप तुम्हें लेके चलना होता है, ठीक है, 90 दिन के गैप से कभी भी कम ही नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो भाई स्मॉल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात चल रही है, तो वही कह रहे हैं सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर दिस सेक्शन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम स्मॉल कंपनी। और भाई बाद में ये चीज देखा क्या कि जो हमारे पास जो स्मॉल कंपनी है, ठीक है, उसे कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो 1% कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, भाई इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा क्या होती है 1% कंपनी और डोरमेंट कंपनी क्या होती है। तो भाई हाँ सुनो, करिए स्मॉल कंपनी नीड नॉट टू इंक्लूड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे कह रहा है जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी को कभी भी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, तो कह रहे हैं प्रोविजन रिगार्डिंग मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑडिटर बीइंग 5 ईयर इन केस ऑफ ए इंडिविजुअल एंड 10 ईयर इन केस ऑफ फर्म, ठीक है। यहाँ पे कह रहा भाई जो ऑडिटर को जो बदलते हैं, ठीक है, या फिर देखो जो मेरे पास ऑडिटर है इसको जो हम बदलते हैं वो क्या प्राइवेट कंपनी के सिर्फ 5 साल, ठीक, और पब्लिक कंपनी हाँ भाई यहाँ पे कहना है कि मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑडिटर बिंग 5 ईयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल। भाई अगर इंडिविजुअल की बात चल रही है, ठीक, कोई एक जना अकेला चला रहा है कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, तो वहां पे क्या बोल देंगे उसको 5 साल। लेकिन अगर कोई सी फर्म चला रही है पूरी पूरी, ठीक है, कोई सी फर्म है तो उसमें क्या 10 साल तक का तुम उसको चला सकते हो, तो उस डायरेक्टर को रख सकते हो। भाई नेक्स्ट में पास है मैटर टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड मीटिंग। भाई बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से मैटर इंक्लूड करना चाहिए वो सारा इसमें लिखा होता है। अगली बात है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। भाई कंपनी के अंदर ना जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल है उसे कौन रिकॉर्ड कर रहा है, फिर मतलब कौन देख रहा है उसको। स्मॉल कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इट्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इन द ऑडिट रिपोर्ट। देखो भाई जो स्मॉल कंपनी है उन्हें कभी भी ना अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जो रिपोर्ट उन्होंने दे दी वही रिपोर्ट है, उन्हें कुछ बात ही नहीं पड़ती। भाई अगला है लेसर पेनल्टी फॉर स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 446 बी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो इसमें क्या बोला भाई कि बहुत ही कम, ठीक है, इसमें लेसर लेसर पेनल्टी फॉर स्मॉल कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी है उनके ऊपर पेनल्टी ज्यादा लगती नहीं, बहुत ही कम पेनल्टी लगती है। अगली बात करते हैं भाई फास्ट ट्रैक मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस मर्जर प्रोसेस बिटवीन टू और मोर स्मॉल कंपनी टू बी अप्रूव्ड, ठीक। भाई इसमें ये बता रखा है कि जो मेरे पास क्या है जो कंपनी है, ठीक, उसको अगर मेरे को मर्ज करना है तो इसमें क्या करना होता है हमें ना, मतलब एक मान लो कि अप्रूवल मिलना चाहिए ना।
ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस। अगर मैं फास्ट ट्रैक बेसिस की बात करता हूँ तो प्रोसीजर बिटवीन टू और मोर स्मॉल कंपनी बी अप्रूव्ड, भाई दोनों कंपनी से अप्रूवल मिलना चाहिए। यानी सच मर्जर नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आरओसी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हमें इसके वो लेना होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर से लेना होता है कि भाई ये जो दोनों कंपनी सही की नहीं। अगला, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड मेजोरिटी ऑफ ए क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग 9/10 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। देखो इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास जितने भी जो क्रेडिटर वगैरह, ठीक है, वो सारे के सारे 90% या उसके आसपास होने चाहिए, ठीक। और भाई इसका जो नेक्स्ट है इसको पढ़ लेना, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है। अगली बात करते हैं 1% कंपनी क्या होती है। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक इसमें, 1% कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसका सिर्फ एक ही पर्सन एज ए मेंबर होता है, ठीक। फिर भाई सारा उसी के बारे में लिखा हुआ है 1% कंपनी के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ो, इसे पता लग जाएगा। बात करते हैं भाई फीचर ऑफ 1% कंपनी। भाई सबसे पहली बात ये है प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें सिंगल मेंबर, इसमें एक ही मेंबर होता है। दूसरा, नॉमिनी, ठीक है, नॉमिनी जो उसकी फैमिली के मेंबर वगैरह होते हैं। कहने द यूनिक फीचर ऑफ ओपीसी दैट सेपरेट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ कंपनी इन दैट सोल मेंबर ऑफ द कंपनी हैज टू बी मेंशन अ नॉमिनी, ठीक है, व्हाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। भाई जब भी हमें जो भी मेरे पास कहेगी ये जो कंपनी है, अगर मेरे को 1% कंपनी रजिस्टर करनी है तो मुझे यहाँ पे नॉमिनी का नाम देना काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अगली बात तो भाई नो परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि यहाँ पे ना पहले समझो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि मेंबर आए या फिर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन स्मॉल कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर मेंबर जाएगा, मतलब अगर जो 1% कंपनी है, ठीक है, 1% कंपनी में ऐसा नहीं होता। एक बार अगर मेंबर चला गया, ठीक है, तो भाई समझ लो बैंड बज गई। दूसरी बात, एक बार बोलते हैं मिनिमम 1 डायरेक्टर, भाई जो मेरे पास क्या है कि इसके जो मिनिमम डायरेक्टर 1 होना चाहिए और जो मैक्सिमम डायरेक्टर हो गया 15 होना चाहिए, ठीक। और जो नेक्स्ट मेरे पास है नो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल। भाई यहाँ पे क्या है, एक ना लिमिट सेट कर रखी है, उस लिमिट को भी नहीं देखी जाती है। यानी कंपनी सेट कंसल्टेंट हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी अमाउंट एज मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ऑफिस, ठीक। भाई जो मेरे पास 1% कंपनी है, उसका उसके पास कितना उसका मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए, इस बात का कोई मतलब कोई सबूत नहीं कि भाई इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। तो स्पेशल प्रिविलेज है, ठीक है। तो कह रहे 1% एंजॉय सर्वल प्रिविलेज एंड द एग्जम्पशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं तुम्हें कुछ कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं 1% कंपनी के अंदर। अगला भाई नेम ऑफ कंपनी। भाई नेम ऑफ कंपनी के ना कह रहे हैं द नेम ऑफ द 1% कंपनी सेल इंक्लूड वर्ड ओपीसी, ठीक है। तुमने क्या ओपीसी लिखना चाहिए या फिर 1% कंपनी लिखना चाहिए अपने नाम के आगे, ठीक। उसके बाद भाई ये इसके एग्जाम्पशन है, क्या क्या फायदे हैं इसके, ये सारी सारी बात पढ़ लेने को, ठीक है, जितने है ना ये सारे निपटा लेना तुरंत ही, तुम्हें खुद पता जाए क्या क्या पढ़ रहे हो। भाई मेरे पास अगला है कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू अदर कंपनी। अगर मुझे कभी भी 1% कंपनी से किसी दूसरी टाइप की कंपनी में जाना है तो मुझे किन किन बातों को ध्यान रख चलना होगा, ठीक है। तो भाई पहले पास है कन्वर्जन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक। भाई जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ठीक, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको ही उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक। ये फिर मान लो देखो, अगर मैं कोई सा भी कन्वर्जन कर रहा हूँ तो वो मेरे बस लॉ को मान लो कि बेकार ना करे, ठीक है, जो हमारा कानून हमने बना रखा है उसको पार ना करे वो। तो भाई इसका जो प्रोसेस कह रहा है कि व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओपीसी एक्सीड द लिमिट ऑफ 50 लाख, ठीक, और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़। तो भाई सिंपल सा लॉजिक ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें ओपीसी बने रहना है, भाई फिर मान लो कि ओपीसी से तुम्हें क्या है कि जो दूसरी टाइप की कंपनी तुम्हें चेंज करना है, तो जो पहला उसमें जो मुद्दा आएगा वो क्या है, लिमिट ऑफ 50 लाख, ठीक। इसमें क्या है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना 50 लाख होना चाहिए, और इट्स एवरेज एनुअल, ठीक है, या फिर जितने भी चीजें हैं, ठीक है, उन सबका एनुअल चाहिए होता है। बस इसके तरफ बी पॉइंट सी पॉइंट इसकी रीडिंग मान लेगा और डी पॉइंट। नेक्स्ट है भाई कन्वर्जन बाय चॉइस। अगर कोई जो कंपनी है वो अपने मन पसंद से क्या कर रही है कि देखो यहाँ पे हमसे कह रहा ना कन्वर्जन बाय चॉइस है। अगर कोई सी कंपनी अगर अपनी ही पसंद से मतलब अपनी मर्जी से अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में चेंज कर सकती है तो कर सकती है वो, ठीक। भाई नेक्स्ट मेरे पास है तो बोलते प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
देखो इससे सिर्फ पढ़ लो, तुम्हें साथ साथ तुरंत याद होता है भाई क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसकी बस तुम्हें एक रीडिंग मार लेनी है। ये हुए 6.78, 9, 10, 11, 12, ठीक है भाई। ये सारे सारे पॉइंट है, इसको लिख के इसको याद करना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पास है। देखो भाई, हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि जब तुम पूरा पूरा चैप्टर को पढ़ लोगे, इसमें समरी पढ़ना काफी मस्त होता है, ताकि तुम्हें पता लग जाए भाई कि क्या हुआ था चैप्टर के अंदर। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, वो हमारे पास ये है कि भाई जितने भी इसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इसको ट्राई किया करो, ठीक। अगर तुम इस क्वेश्चन को बिना देखे कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या, तुम एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।